गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज कल तक थ्योरी थी, आज भी थ्योरी है, कल से समझेंगे। थ्योरी मतलब क्या कहने का मतलब? थ्योरी का मतलब है कि उसमें साइंस है लेकिन उसको समझना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, याद रखना है इसको। यहाँ पर आपको कुछ बातों को याद रखना। जैसे हमने कल देखा था एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, तो हम समझते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के तत्व। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे परिभाषा देंगे। परिभाषा देंगे वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरते हैं, ठीक है। और इसमें वर्ग आते हैं, समूह आते हैं, पहला और दूसरा समूह आते हैं, इनके तत्व आते हैं। इनके गुण क्या होंगे ये बात हुई थी, ठीक है। पी ब्लॉक तत्वों के लिए बारे में भी बात हुई थी, तीनों बारे में, ठीक है। तो ये बात आज हम देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हो गया है, पूरी बात हो गई ना? हाँ नहीं हुआ, शुरुआत करेंगे क्या? हाँ शुरुआत करेंगे। पी हो गया था ना? मतलब वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? पी कक्षा भरते हैं। यानी कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? NS2 NP126 होता है, ठीक है, हो गया। तो इनके बारे में बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं सीधे डी ब्लॉक तत्व। हम यहाँ पर एक बात पे ध्यान देंगे कि संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की परिभाषा और संक्रमण तत्व की परिभाषा में बहुत सारे अंतर आएंगे। पहली बात है कि डी ब्लॉक तत्व, और दूसरा है कि संक्रमण तत्व। हम यहां पर सभी तत्वों को, सभी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व के अंदर आएंगे। इसका मतलब है यहां पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक के तत्व होंगे, जबकि यहां पर 3 से लेकर के 12 तक के तत्व होंगे समूह में। ठीक है, ग्रुप या समूह कह सकते हैं। तो दोनों में क्या फर्क आया? 1 से लेकर के 3 से लेकर के 11 तक के जितने भी तत्व है संक्रमण तत्व है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर आप देखिए ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहां से 3 से लेकर के 12 तक के। लेकिन इतना तत्व जो है संक्रमण तत्व है, और इतना तत्व जो है डी ब्लॉक तत्व है। मतलब सीधा से जवाब है कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व है, ठीक है। लेकिन सारे डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते क्योंकि को छोड़ना पड़ता है, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं वो क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। तो इनकी परिभाषा मैं यहां पर दे रहा हूं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरते हैं, जबकि यहां पर क्या होगा? इसका मतलब हुआ डी 1 से लेकर के 10 तक भरता हो। तो इस जगह पर हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, NS 1 to 2 और N-1 D। यहां पर यहां पर N-1 का मतलब क्या हुआ? उच्च, जैसे 4, यहां पर 4s2 भरता है, 4s2 3d5 या कुछ भर रहा है ना? तो क्या मतलब हुआ? ये इसकी जो n वैल्यू है उससे थोड़ी एक स्तर छोटी है, यानी कि उसके अंदर वाले में भर रहा है डी। एस जिस अंतिम ऊर्जा से भर के
डी जो है उसके अंदर वाले का है, एस उसके बाहर वाले का है, और एन जो डी है उसके एक स्तर नीचे का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा होगा, NS1, यहां पर 0 2 लिखा जाता है, 0 2 2, यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि जब उत्तेजित कंडीशन में आते हैं उस कंडीशन के लिए, तब यहां पर होगा N-1 D1 2 10 लिखा जाएगा। कमिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपने देखा है कई बार S2 रहता तो S1 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर देते हैं यहाँ पे, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। लेकिन अगर परफेक्ट तौर पे बात करें तो हर किसी का अपने अपने तरह से कहने का है, लेकिन असल में तो यही है, असल में तो यही कि NS2 N-1 129 ही है जो मूल रूप में होता है। लेकिन जब ये स्थायित्व ग्रहण कर लेता है तो ये स्थिति में ये देखने को मिलता है, ये मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मूल मतलब क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसा आएगा भले वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता हो, तो ये मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसके लिए? संक्रमण तत्व के लिए। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम संक्रमण तत्व की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे कहेंगे कि डी कक्षक अपूर्ण से भरा होना चाहिए, यानी यहाँ पर है कि वे तत्व, वे डी ब्लॉक तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन वे डी ब्लॉक तत्व जिनके डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है। वे डी ब्लॉक तत्व जिनके डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते। याद रखना, अपूर्ण मतलब डी कितने से कितने तक भरा रहेगा, D1 to 9 तक, 10 होगा तब पूर्ण होगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया, तब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेन रूप में आएगा। अब यहां पर आप बच्चा, आपके लिए तो कंफ्यूजन ये, सर मैं ये लिखूं एग्जाम में कि ये लिखूं कि ये लिखूं, ये कंफ्यूजन तो आपको आएगा, है ना। क्यों आएगा? कि किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ, किसी बुक में ऐसा लिखा है, किसी बुक में ऐसा लिखा है, आपके लिए कंफ्यूजन आएगा। दूसरी बात है, जब इस साइंस को गहराई से समझेंगे ना तो तीनों का अर्थ अलग अलग समझ में आएगा आपको, समझ रहे हो। जैसे कि मुझे समझ में आती है इसके बारे में अलग अलग बातें, ठीक। तो ये आपकी गहराई पे डिपेंड करेगा किस लेवल पर आप जा रहे हो। तो अभी तो बहुत बचा है बेटा, पूरी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं जानते आप केमिस्ट्री में भी, ठीक है। और जितना भी पढ़ाया गया है, जितनी बातें बताई गई है, वो फिर एक लेवल तक जाएगा। मैं आप लोगों में जितनी उम्मीदें देखता हूँ बेटा अच्छा रिजल्ट 12th का, वो मैं 12th वाले बच्चों में नहीं देख सकता। ये बात हमेशा याद रखना। तारीफ कर रहा हूँ कि क्या करूँ पता नहीं, है ना। लेकिन बात यही है कि जो मैं आप में देख सकता हूँ, क्यों? भले आपके समझ कमज़ोर हो, उनसे आपसे ज़्यादा होशियार वो हों, लेकिन उनकी किसी इंसान की समझ, जैसे आप 11 में पढ़ना शुरू किए हो ना, तो रिजल्ट आपको 12th में दिखाई देगा। ये लोग अभी 12th में पढ़ना शुरू किए हैं ना, तो 12th में रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, इसका रिजल्ट दिखाई देगा कॉलेज में। तो मतलब 12th वालों से मैं उम्मीद करता हूँ चलो रिजल्ट लाएंगे अच्छा, लेकिन उनकी जो असली रिजल्ट जो है ना, 1 साल हमेशा पीछे जाती। क्यों? क्योंकि इंसान की कई चीज़ देखी होगी आप लोग अपने से, कई चीज़ें पढ़ते पढ़ते पागल हो गए होगे, समझ में नहीं आया, लेकिन उस क्लास से ऊपर क्लास में चले गए, अपने आप वो दिमाग में आ जाता है, यार ये तो ऐसा था, भले नहीं पढ़े हो, भले तो उस टाइम मेहनत किए, लेकिन वो दिमाग में चढ़ा नहीं, एग्जाम में लिख नहीं पाए, लेकिन अब वो अपने आप एग्जाम में बनने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? मैच्योरिटी आती है दिमाग में भी किसी चीज़ के बारे में, समझ रहे हो, ये बात होता है। तो चलें आगे, अब इनके पूरे डिटेल्स का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। वे डी ब्लॉक तत्व, क्या लिखे है ये, वे डी ब्लॉक तत्व होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व के बारे में बोल रहा है, होते हैं, किंतु ऐसे जिनके अंतिम कक्ष, अब ये भाषा समझ में अच्छा नहीं लगेगा तो हम वो उस भाषा में जाएंगे, यानी कि N-1 पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, 1D पूर्ण रूप से भरा नहीं होता, यानी डी कक्षा पूर्ण से भरा नहीं होता, तथा पी कक्षा पूर्णतः रिक्त होता है। ये सब दुनिया भर की बात कहा गया है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमने यहाँ पर जो परिभाषा, यहाँ जगह नहीं है क्या, मैंने कहा परिभाषा पे ध्यान देना। डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा
ये है, क्या है, वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक, हाँ मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ। संक्रमण तत्व क्या हुआ, वे डी ब्लॉक तत्व, क्योंकि सारे डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, तो वे डी ब्लॉक तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ने अंतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरता है आखिरी बार, है ना, लेकिन वो पूरी तरह से डी नहीं भरेगा। तब जैसे मैं अगर यहां पर एग्जांपल दूं तो देखिएगा, इधर की परिभाषा को बनाइएगा ना, इधर की परिभाषा, इसको छोड़ दीजिए ना, कह दिया तो कह दिया अलग बात है, छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं आया, आथू एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मेरे पास है, मान लेते हैं ये काम नहीं कर रहा, अच्छा मैं सबसे पहले दूं, स्कैंडियम ले लेता हूँ 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा, तो ये क्या चीज़ है, ये डी ब्लॉक तत्व है और क्या है, डी पूरी तरह नहीं भरा हुआ है, हाँ तो संक्रमण तत्व है। क्लियर? वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, क्या है ये, डी ब्लॉक तत्व है। ठीक है, और संक्रमण तत्व भी है, बोलो। हाँ जी, चलिए चलते हैं। जिंक परमाणु क्रमांक 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्या है ये, डी ब्लॉक तत्व है और डी पूरी तरह भरा हुआ है, संक्रमण तत्व नहीं है। अब समझ में आया? तो ये है डी ब्लॉक तत्व में 3 संक्रमण तत्व ऐसे होते हैं जो तीन डी ब्लॉक तत्व, मतलब 3 तत्व डी ब्लॉक तत्व ऐसे होते हैं जो कि संक्रमण तत्व नहीं, जिंक कैडमियम मरकरी, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी किस में आता है, 12वें वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए हो गया। इनके गुणों के बारे में बात करते बहुत आसान होता है। सभी तत्व धातु होते हैं और ठोस होते हैं, पारा को छोड़ करके, पारा लिक्विड होता है। ठीक है, कहीं भी लिखा होगा, अरे नहीं लिखा है, हाँ, सभी धातु होते हैं। इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। लोहा ही देख लीजिए, लोहा जानते इस वर्ग के तत्वों में, कॉपर को भी जानते इस वर्ग के तत्वों में, ये कितना गर्म करने के बाद ये पिघलता है, तो इसका गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है इसका। ठीक है, ये सभी धातु होते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात और बोला था, चलो आगे मिल जाए नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ आपको कि सभी तत्व ठोस होते हैं पारा को छोड़ करके, पारा लिक्विड होता है, पारा यानी मरकरी है, Hg। डी ब्लॉक तत्व, सभी डी ब्लॉक तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। रंगीन यौगिक बनाने का कारण होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ठीक है, तो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, परिवर्ती होती है। परिवर्ती मतलब जैसे आयरन है, आयरन 2+ आयरन 3+ ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा। इसे कॉपर 1+ कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 या 2 से अधिक हो सकता है। Mn की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि यार क्या क्या हो सकता है, तो 2+, 3+, 4+, 5+,
6+7+ भी होते हैं, देख रहे हो इतने सारे होते हैं। तो एक प्रश्न आता है, संक्रमण तत्वों में उस संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे उच्च होती है, ज्यादा होती है। Mn, मैग्नीज, ठीक। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात है। प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद करा था ना, स्कैटिवी, क्रोमना, फिकोनी, क्यूजना, है ना, याद है? ये जर्ना, मोटेर, रपा, स्काइट, लाफ्टर, पोटाउस, ठीक है, हो गया, याद हो गया। चलिए, कैसे याद किया? भूल जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं भूलेगा, है ना, आपकी गलती नहीं है। मैं बोलूँगा अभी याद करके सुनाओ तो तुरंत भाई याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा पूरा। एक रिवीजन तो देना ही पड़ेगा ना, तो हमेशा रिवाइज करने पड़ते हैं। तो ये याद रखना, सबसे बड़ा टफ काम जो होता है रिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। इन तत्वों में सभी क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, लगभग अनुचुंबकीय होते हैं। यानी डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय, रंगीन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्यों होगा? इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण है। याद रखना क्यों होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, या संक्रमण तत्व के यौगिक जो होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, या अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, तो क्या बताओगे? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कोई भी पदार्थ अगर रंगीन है तो कारण है उसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। चलिए, डी ब्लॉक तत्वों की बड़ी संख्या जैसे Fe, CO, Ni, ये सारी चीजें कैसा होता है? उत्प्रेरक की। तो यहाँ पे लंबे लंबे याद नहीं रखना है, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, यानी कि कई जगहों पर ये उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। उत्प्रेरक में किस चीज को लिया जाता है? इसको, मेरा मुंह चिपक रहा है, पानी नहीं पिया तो। ये मिश्र धातु बनाते हैं। लंबे लंबे लिखे हैं, वाक्यों के छोटे छोटे पॉइंट्स में याद रखिए। कैसे कैसे याद रखना है? जैसे कि ये धातु होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। समझ रहे हो? लंबा लंबा नहीं लिखना, ना लिखना है ना याद करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर क्या बोला मैंने? इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होती है। यस, याद हो गया? तो क्या क्या बताया? धातु होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, यह रंगीन यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संचकता होती है, यह अनुचुंबकीय गुण, इसके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। यस यस, याद हो जाता है, कुछ नहीं है ना। तो मैं काम की बात बता रहा हूँ, उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ ना। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी इसका ये उत्प्रेरक के रूप में होते हैं, मतलब काम करते हैं, किसी रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। इसी तरह से ये मिश्र धातु बनाते हैं। तो अब यहाँ पर नया चीज कुछ ले लें, उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अनुचुंबकीय। ऐसे ये पॉइंट्स को याद रखना। लंबा चौड़ा खींचे जा रहे हो, मैं बढ़िया लिखा हूं और सामने वाले को दिख नहीं रहा काम की चीज, तो ढूंढेगा नहीं। याद रखना, चेकिंग करने वाला सबसे अलाल बंदा होता है। जो फेल हो रहा है वो भी पास हो जाता है, कई बार तो ऐसा होता है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं एकदम डेडिकेटेड होकर के उस एग्जाम पेपर चेक करेगा? कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि चेकिंग पढ़ाना जितना आसान होता है ना बेटा, चेकिंग इतना बोरिंग होता है, हद से ज़्यादा बोरिंग होता है। समझ रहे हो? 5 कॉपी दे दिया गया ना, 1 घंटे में आराम से मस्त चेक करेगा, देख देख के, हाँ नहीं यार इस जगह पे इस बच्चे को नंबर देना चाहिए, ऐसा चाहिए नहीं चाहिए नहीं सोचते। हाँ 3 5 5 5 2 भाई सीधे दबा। ये क्या चल रहा है यार? कभी भी याद रखना, इसलिए मैनुअली चेकिंग को सबसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन होते हैं जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं शुरुआत में, ठीक है, मैनुअल नहीं होता। जिस दिन कंप्यूटर भी, यानी कि आपका जो AI सिस्टम है, वो जब पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे ना, अभी किसको पढ़ते हैं टेक्स्ट को, किस टाइप के टेक्स्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं? जो मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिखे रहते हैं उसमें, का लिखे है उसको वो खा समझ लेता है तो गड़बड़ हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। का को सा भी समझ लेता है वो कई बार, ठीक है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ होता है उसमें। तो इसीलिए क्या है कि अब वो वाला जब आ जाएगा ना,
तो सिर्फ कंप्यूटर ही चेक करेगा और लिख देगा नालायक तो मेरे बराबर भी नहीं है ऐसा लिख देगा नीचे। चलिए, है ना। चलिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जाते जाते एक बात बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह आते हो, ब्रश करके आते हो? कभी कभी राख से भी ब्रश कर लिया करो। राख से, मैं उंगली से राख को पकड़ करके करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब टूथपेस्ट लेते हो, ब्रश में टूथपेस्ट लेते हो ना, तो टूथपेस्ट की जगह राख भी यूज कर लिया करो। क्यों पता है? दांत के ऊपर रोज एक बहुत पतली एक परत चढ़ती है, ठीक है, जो साल 2 साल 3 साल में ना वो काफी मोटी हो जाती है। अगर आप राख का यूज करते हो महीने में कम से कम एक बार, तो क्या होगा, वो जो परत है ना, वो पूरा परत निकल जाता है। लेकिन ब्रश करना है ना कि हाथ में पकड़ के ऐसे घिसे जा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं। ब्रश में है ना, मैं ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो किसी घर में राख बनता होगा, किसके घर में राख बनता है? जिसके घर में राख बनता होगा, मुझे थोड़ा सा राख चाहिए क्योंकि मैं इसीलिए मैंने बताया, मुझे पूछना था, है किसी के पास? मिलेगा? थोड़ा सा ले आना बेटा, थोड़ा सा, ठीक, इतना ही, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मेरे चल जाएंगे 4-5 महीने, है ना, उससे ज़्यादा भी चलेंगे, साल भर चल जाएगा, क्योंकि रोज़ तो करना नहीं, महीने में एक बार यूज़ करता हूँ। क्या होता है, कितना भी अच्छा करोगे ना ब्रश, तो भी वो जो चीज़ है, अच्छा, कभी भी गवर्नमेंट, सॉरी, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो आप ब्रश करते हैं 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो पकड़ लेते हैं, अभी कुछ नहीं होगा आपको, एक उम्र के बाद वो प्रॉब्लम करेगा। तो होता क्या है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए। ब्रश करने के टेक्निक्स पे भी ध्यान रखना, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। फिलहाल आपके दांत की सुरक्षा के लिए बात किया, क्योंकि दांत को सही तरह से साफ करोगे ना, तो दांत कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। ये सफाई के चक्कर में रहता है, नहीं तो फिर ये, हाँ, अभी अलग बात है भाई, तंबाकू खा रहे हो तो कौन क्या कर सकता है इसका, है ना। चलें आगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा? देखो, मैंने यहां पर इस तरह से बोलूंगा, NS2, S को पहले लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, NS2। कहीं कहीं पर D में भी इलेक्ट्रॉन भरता है, N-1 D पर या तो नहीं इलेक्ट्रॉन भरेगा या फिर एक भरेगा अपवाद की स्थिति में, और N-2 F 1 से लेकर के 14 तक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले इसमें भरता है, तब इसमें भरता है, तब इसमें भरता है। डी में कभी भरता है, कभी नहीं भरता है, कुछ खास कंडीशन में भरता है, कुछ खास कंडीशन में नहीं भरता है। तो ये कुछ अपवाद रूप में आता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भूलेगा तो नहीं ना। NS2 N-1 D 0 to 1, 0 या 1 जो भी हो सकता है, और F में N-2 F 1 to 14, ये इलेक्ट्रॉन। जो गुण आपने, अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट सीधा सा परिभाषा वही है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? लिखा है। और इनको क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अंतर बोलते हैं या आंतरिक बोल दिया इसने, अंतः भी बोल देते हैं, अंतः शब्द का भी लगाते हैं। ये 2 श्रेणियों में होता है, 14 तत्व होते हैं। परिभाषा आप लिख लोगे ना, परिभाषा लिख लोगे ना, मैं परिभाषा मैंने यहां पर नहीं लिखा है, परिभाषा ही बोल दूं तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, सॉरी एफ कक्षक में भरते हैं। हम यहां पर एक बात पे ध्यान दिलाते हैं, अभी तक बात हुई थी इसमें, ये कोई तत्व हम मान लेते हैं, उसके ये क्या चीज है? ऊर्जा स्तर है। तो सबसे बाह्य ऊर्जा को, बाहरी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? संयोजी कोश कहते हैं। वैलेंस शेल, संक्रमण कोश और ये अंतः संक्रमण कोश कहलाता है। ठीक है, यही मतलब है। तो क्या होता है, S तो यहां का हो गया बाहर का, N-1D यहां का हो गया, यानी इसको मैं N कोश बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा? N-1 कोश बोलूंगा ना, और इसको क्या बोलूंगा? N-2 बोलूंगा।
ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक, चलिए आगे चलूं। तो ये इसी शब्द से रिलेट करके नाम आता है इसका, संक्रमण, अंतर संक्रमण, ऐसे शब्द। सारी चीजें तो वही है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में क्या होते हैं? 14 तत्व हैं और उसका परमाणु क्रमांक कौन कौन से होंगे? 58 से 71 तक के तत्व होंगे। दूसरे में इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पहले संक्रमण तत्वों को, यानी 4f में भरता है इलेक्ट्रॉन, और इसको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड तत्वों के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि कौन सा हुआ? ये पहला एफ वाला सीरीज हो गया। दूसरा एफ वाला सीरीज जो मिलेगा वो उसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि एक्टिनियम तत्वों के बाद आता है। इसमें जो परमाणु क्रमांक मिलेंगे तत्वों का वो है 90 से 103 तक के मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये अंतः संक्रमण तत्व। अब यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि वही लिखा है लेंथेनाइड तत्वों का। लेंथेनाइड तत्व कहाँ से आएगा? 58 से लेकर 71 तक के तत्व, 14 तत्व आते हैं। यहाँ पर एक बात और बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा। थोरियम से लेकर के यहाँ तक, लॉरेंशियम तक को सामूहिक रूप से अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है एक्टिनाइड में। ठीक, तो ये कौन सा हुआ? लेंथेनाइड, और ये है एक्टिनाइड्स। ये सभी एफ ब्लॉक तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरता है? इसमें भरता है, n-2 f में भरता है, इसलिए इसको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, सब कुछ बता दे रहा हूं एक एक करके। और यहां पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इनके n-1 d तथा n-s कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के कारण ये दुनिया भर की बात आती है। ये सब छोड़िए, काम की बात आपका यहां तक हो गया। ठीक, हाँ, विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में विशेषताएं पढ़े हो ना बेटा, वैसे इसका। लेकिन इन तत्वों की जो विशेषता होती है, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती नहीं होता है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर इसमें सभी तत्वों में मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये भारी तत्व होते हैं, रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं प्रकृति में, इसलिए रेयर एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, अगला लिखा है इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होंगे। इनके जो गुण होते हैं ना, एस ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक तत्व के बीच के होते हैं, इसलिए इस तत्व बीच में आते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जैसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक तत्वों का गुण किसका? एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच का गुण होता है, वैसे इसका डी और एस ब्लॉक तत्व। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, सभी तत्व धातु है, इसके सभी तत्व धातु है, याद रखना। परमाणु क्रमांक 90 के बाद, नहीं 92, परमाणु क्रमांक 92 के बाद जितने तत्व, यानी परमाणु क्रमांक 92 में आता है यूरेनियम। मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। यूरेनियम प्रकृति में मिलते हैं, लेकिन यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हमारे पास यहाँ पर है, यानी परमाणु क्रमांक 92 के बाद 118 तक के तत्व, 118 शामिल है ना पीरियड टेबल में, तो वहाँ तक के जितने भी तत्व हैं सभी कृत्रिम रूप से प्राप्त किए गए हैं, यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय जो भी प्रक्रिया, नाभिकीय क्रियाएं करके वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया। प्रकृति से किसी तत्व को प्राप्त नहीं किया। इन तत्वों को परमाणु क्रमांक 92 के बाद किसी भी तत्व को हमारे इस पृथ्वी से किसी भी जगह से प्राप्त नहीं किया गया, नेचुरली नहीं प्राप्त किया गया, अननेचुरली प्राप्त किया गया, हमें अपने प्रयोगशाला में उनको प्राप्त किया है। तो ये क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कृत्रिम तत्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिखा भी है, इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। ये लिखा है देखो, 5F यानी कि एक्टिनाइड सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। याद हो जाएगा क्या? धातुएं, भारी धातुएं हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। सामान्य इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3, और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव बताया था, याद होगा आपको, है ना, जिनसे एक अदृश्य विकिरण निकलती है। ठीक, अब जो काम की बात पढ़ते हैं वो ये है, मैंने किसी दिन बताया था आपको धातु, अधातु, उपधातु के बारे में। तत्वों को 3 प्रकारों में भी बांट सकते हैं, लेकिन थोड़ा याद रखना, उपधातु ये है, ये नहीं है, अधातु।
1 2 3 4 5 6 7, ये है उपधातु। जब आप उस तत्व की स्थिति देखोगे, जैसे मैं कहता हूं उपधातु, तो आप देखो उपधातु के इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड क्या होगा? इस साइड धातु होगा, इस साइड धातु होगा, उपधातु के ऊपर कोई होगा तो अधातु होगा, इस साइड भी अधातु होगा। तो कुछ उपधातु को बस याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। कौन कौन से उपधातु है? इतने ही उपधातु हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी अधातु है, इधर वाले पूरे धातु है। क्लियर हो गया? अब मैं इस जगह पे, इसके नीचे वाला धातु है, ठीक है, लेकिन इस साइड वाला अधातु है। अब जैसे सिलिकॉन को ले लेते हो, तो सिलिकॉन और ये जर्मेनियम दोनों उपधातु है, तो इनके ऊपर वाला अधातु है लेकिन नीचे वाला धातु है ना। और उस साइड तो सीधा, मैं ऐसे इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करता हूँ, मेरे दिमाग में ये सब इतने लंबे चौड़े नहीं रखता हूँ, बस इतना ही रखता हूँ। किसी तत्व का इधर या इधर चेक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लो, एक ऐसा तिरछा आप एक बार समझ लो कि कौन कौन से है धातु, उपधातु। तो धातु अधातु क्लियर हो गया, तो पता चल गया ना। तो इसका मतलब हुआ सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें तो ये दोनों ही अधातु है ना, हाइड्रोजन और हीलियम अधातु है। बाकी जितनी, अपवाद में आ रहा था, अब यहाँ पर जितने भी तत्व इधर दिखाई दे रहे हैं एस ब्लॉक में, और कुछ पी ब्लॉक में भी दिखाई दे रहे हैं और एफ ब्लॉक में दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी धातु है ये। तो उपधातु कहाँ मिलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलते हैं, डी और एफ में, एस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। और अधातु भी कहाँ मिलते हैं? पी ब्लॉक में मिलते हैं। एस ब्लॉक में दो ठो मिल रहे हैं, कौन कौन सा? हीलियम और हाइड्रोजन। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है? पी में, एस में भर रहा है ना, लेकिन वो अक्रिय होने की वजह से हम उनको रखे हैं। तो जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी अधातु हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा दूं? इसको मिटा दूं? याद तो रहेगा? चलिए लिख देता हूं अगर कहीं परेशानी ना हो। क्या बोला था मैं? उप धातु कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेंडलीव के समय कौन से वर्ग के तत्व अज्ञात थे? बताओ, कौन सा तत्व? 18वें वर्ग या 8A वर्ग या शून्य वर्ग, बहुत सारे नाम जानते हैं ना। तत्व जिसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। ये कैसे थे? अज्ञात थे उस टाइम पे। ठीक, बोलो। उन दो तत्वों के नाम लिखो जिनके लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था, जिनकी खोज। अरे वाह, मेरे को ये समझ में नहीं आता है ये बन कैसे जाते हैं अचानक अचानक। इसको कहते हैं जादू। सोचो, एक टाइम होता है, दरवाजे खुलते हैं, चाय और बिस्किट आ जाता है। सोचो इसे कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है ये? क्योंकि उसके पहले कोई प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस हम नहीं देख रहे हैं। तो ये तो जादू ही हुआ ना, है ना। चलो ठीक है, हो गया, आगे चले। देखो, हम उस प्रोसेस को छुपा दें,
जो हो रहा है उधर, कौन सा वाला, चाय बनना, चाय को लेके आना, सारे प्रोसेस को छुपा दें, है ना, और अचानक बस इतना ही दिखे आपको ऐसे निकलते हुए, ऐसे इधर छुपा हुआ, इधर निकलते ऐसे दिखे, तो क्या हो गया, उसका एक नाम देंगे, क्या बोलेंगे उसको, उस प्रक्रिया को, जादू समझ रहे हो आप, समझ रहे हो जादू और इसके बीच में क्या फर्क है। हाँ बोलो ना बेटा, इसका नाम याद है आपको? स्कैंडियम था, और कौन था, जर्मेनियम, गुड, गैलियम, जी है, वेरी गुड, इसी को तो कहते हैं पढ़ाई किए हो आप लोग, ठीक, अच्छी पढ़ाई है, गुड। किन्हीं दो प्रारूपी तत्वों के नाम बताइए। आंसर, यहां पर एक नया शब्द आया, प्रारूपी। प्रारूपी तत्व कहलाता है आवर्त 2 के तत्व को प्रारूपी तत्व कहते हैं। आवर्त 2 में कौन मिलता है, बोलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियॉन को छोड़ देंगे आखिरी गैस में। इसको क्यों कहते हैं बेटा पता है आपको? क्योंकि ये जो है ना, अपने वर्ग के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, यही कारण है। अब प्रश्न देखिए अगला क्या है, कितना आसान है, देखो केमिस्ट्री, थोड़ा सा समझ के बस काम हो जाएगा। क्या लिखा है, आवर्त सारणी में लिथियम मैग्नीशियम के बीच किस प्रकार का संबंध है, आए संबंध है उनमें, और इस संबंध वाले एक अन्य युग्म का नाम भी लिखिए। इस संबंध के कोई 2 उदाहरण दीजिए। क्या है, भैया है, भाई बहन है, कि मम्मी पापा है, क्या है ये, कि भैया भाभी है, क्या है, हाँ चाचा चाची, चाचा भतीजा, क्या है, कुछ तो होगा, क्या है, विकर्ण संबंध है इसमें। कैसे संबंध है, चाचा चाची वाला संबंध नहीं है, विकर्ण संबंध है। लिथियम मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध है, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण सम अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बताता हूं ना। आवर्त, आवर्त ये यहां पे, आवर्त यहां पे रहेगा। बड़ा तकलीफ होता है मुझसे, मैं कैसे याद किया था, प्राइमरी की बात है, मुझे मैं हमेशा याद करता था बर्तन, ऐसे करके, जब भी कुछ है कि इसको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है, सोचता हूँ तो बर्तन को याद करता हूँ, बचपन से एकदम, मतलब प्राइमरी क्लास से अच्छे से याद है मुझे। और एक वाला होता है ये वाला र, ये वाला, ये क्या चीज़ है, देखो करा है, ठीक है, और ये है रत है। जब र पहले आए तो ऊपर आएगा, और र बाद में आए तो ये आएगा, धक्का लगा के आएगा, है ना, स्क्रैच मारने वाला नाम है, तो विक्रम, तो ये विक्रम में है ना, और तमें आराम से आ जाता है, तो इससे याद करता हूँ, आवर्त है, आवर्त बड़ा मुश्किल है, क्या करें। हमारी लेटर तो बहुत सुंदर है बेटा, साफ सुथरा है, बहुत सारे जो लेटर है रियल में वो खुद भी परेशान रहते हैं उनसे। आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्वों को लिखता है। कौन, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें कौन आ रहे हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। इन दोनों के बीच में ये वाला संबंध है, विकर्ण। दिख रहा है? इन दोनों के गुणों में समानता है। इनकी गुण जो है इनसे ज़्यादा नहीं मिलते हुए इस पड़ोसी के गुणों से मिलते हैं। लइका तो इकर हरे पर वो दूसरे के साथ उनके मिलते हैं। ऐसा ही इनका भी, जब ऐसा है तो ये भी, इनके गुण इनसे मिलते हैं, इनके गुण इनसे भी मिलते हैं, इनके गुण इनसे भी मिलते हैं, इसी तरह से इनके गुण कुछ मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके गुण भी कुछ मिलते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल लिखिए बोला है। तो लिथियम मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच विकर्ण संबंध, है ना। इसी तरह बोरॉन और सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध। ये इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, नीचे लिख सकते हो उस चीज़ों को। ठीक है, हाँ, इसका क्या मतलब होता है? सेतु तत्वों के नाम बताइए। प्रश्न इसका सेतु मतलब कहाँ शब्द आता है? बता रहा हूँ। चलो ठीक है, इसका आंसर सेतु तत्व आवर्त में पड़ोसी तत्व को सेतु तत्व कहते हैं। आवर्त में पड़ोसी तत्व, जैसे लिथियम का पड़ोसी कौन है? बेरिलियम। तो ये एक दूसरे का सेतु तत्व कहलाएगा। किसी जगह पे भी आवर्त में पड़ोसी तत्व को सेतु तत्व कहा जाता है। अब आप लोग बताओ, चलो बेटा, इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखो एक बार, कुछ भी बनाओ। चलो, जो 4 क्वेश्चन है बनाओ तो जल्दी से, मैं जब तक ये काम करता हूँ। प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है? आजकल भिगा के खाना पड़ता है, मुझे ये पसंद नहीं है। बोले सर क्यों? क्योंकि जैसे आजकल वो खींचता हूँ ना तो गले में फंसने लगता है, बुढ़ापा आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अभी कुछ दिन छुट्टी में रहूँगा ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ। कुछ वीडियोस में शेयर करूँगा आपको, ठीक है, आपके व्हाट्सएप में। उनको ज़रूर पढ़ लेना बेटा, टाइम बर्बाद मत करना। इसी टाइम उठते हो ना, जिस टाइम पढ़ते हो उसी टाइम उठ के पढ़ लेना। बस वीडियो भेज दूँगा, भले पहले भेज दूँगा लेकिन आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं आऊँगा ना तो एकदम क्या बोलते, जब बोलते चंट बोलते हैं, टंच बोलते हैं, चंट 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 बन जाओगे। सबके व्हाट्सएप में आता है कि नहीं आता है? तुम लोग तो देख भी नहीं करते हो, बढ़िया बढ़िया चीज भेजता हूं। अभी कुछ दिन पहले क्या भेजा था? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के बारे में। फर्स्ट आंसर मिल गया? क्या है? तीसरी क्षार धातु कौन होगा? परमाणु क्रमांक। अच्छा, चलिए, आपकी सोच हमारी सोच अलग हो सकती है।
आंसर ना, आंसर ए। तीसरी क्षार धातु, तो ये मिलता है ग्रुप ए में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। हाइड्रोजन एक अधातु है, बाकी सभी धातु है। तो धातु, क्षार धातु पहला, दूसरा, तीसरा, क्या हुआ? पोटेशियम इसका आंसर हुआ। परमाणु क्रमांक कितना है? पूरा नाम लेते पोटेशियम। परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं, कितना हुआ? 19। हो गया आंसर। पांचवी उत्कृष्ट गैस, तो सब ही, नी, अर, कर, 0 पर रन आउट। 1 2 3 4 5 आर में आर ई लिख दिया क्या? ये इसको देखा तो ये आ गया। हाँ, ये इसका है, ठीक है। अगला सी, चौथी हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 1 2 3 4, ठीक है। और क्या है? सी हो गया। डी क्या है? तीसरी संक्रमण तत्व, तो इसके टी, वी, क्रोम ना, तो तीसरा वेनेडियम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गलत यहां पे हो सकते थे। क्षारीय धातु वर्ग जरूर है, पर हाइड्रोजन क्षार धातु नहीं है। और हाइड्रोजन को तो हमने आवारा कहा था। कब से हो गए भी इस घर का मालिक, वो है इस घर का सदस्य है जरूर, लेकिन पूरी तरह नहीं मानते। वैसे होता है ना, किसी घर में किसी आदमी को रखे रहता है, ये लड़का कौन है? नहीं, हमारा बेटा है। मानेंगे तब ना बेटा होगा। अरे बेटा है हमारा, हम सबसे बड़ा बेटा तो यही है, ऐसे बोलेंगे। फिर बोलेंगे बेटा एक काम कर, तो जा तो मार्केट से ये ले आ। तो बोले पापा मेरे को पढ़ना है। हाँ तो छोटे को बोलूँगा आप बड़े हो जाओ। मतलब क्या हुआ? आप बड़े हो या छोटे हो, जैसा भी वो अपने उसका वो भी निकाल लेता है। अगर मान लो छोटा हुआ तो क्या बोलेंगे? बड़े पढ़ना है बेटा, बड़े क्लास है वो। तो कुछ ना कुछ बहाने बन जाएगा। क्या वो एक्चुअली उसका रियल बेटा नहीं है, वो कहीं से आया गया वाला होगा। मतलब समझ सकते हो? आया गया मतलब क्या हो सकता है? उसके बहन का बेटा हो सकता है, उसके भैया का बेटा हो सकता है, या किसी दूर का हो सकता है, या फिर गोद लिया भी हो सकता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें वो फीलिंग्स नहीं आती। वैसे ये है जरूर यहाँ का, पर नहीं है ना, मेरा नहीं है। तो ये आवारा तत्व है। तो आवारा तत्व कौन सा है? याद रहेगा? ये चैप्टर कठिन नहीं है बेटा यहां तक, इसके बाद भी बिल्कुल कठिन नहीं है। अभी इसके बाद दिमाग चलाएंगे। अभी क्या चला रहे हैं? अभी मेमोरी, थोड़ा सा याद, दिमाग। और अगले वाले में क्या चलाएंगे? अब थोड़ी मेमोरी ज्यादा दिमाग, मतलब थोड़ी मेमोरी ज्यादा प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।